So, guys, next we start with the essential element of consideration. इन essential element of consideration कि हमारे consideration के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होने रिक्वायर्ड है कि जब भी तभी जो हमारा जो कंसिडरेशन है वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है या इनमें से एक भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है तो हमारा वो जो कंसिडरेशन है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कि जो कंसिडरेशन है वो किसकी डिजायर पर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मूव होनी चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ही हमने करा था कि राम जो हमारा प्रोमिसर था वांट टू सेल हिज कार टू श्याम। ठीक है, तो जो राम है उसने ही उसकी ही इच्छा थी, उसी की डिजायर थी कि भाई मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में। तो जो कंसिडरेशन जो ये 5 लाख रुपीज मूव हुए थे और ये जो कार शाम के पास गई थी, ये जो भी कंसिडरेशन मूव हुआ था ये किसके डिजायर पर हुआ था? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सो द कंसिडरेशन शुड बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, नोट दैट ऑफ द थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन की डिजायर पर नहीं होनी चाहिए। द एक्ट डन एट द प्रोमिसर डिजायर मे ऑफ नो सिग्निफिकेंस और पर्सनल बेनिफिट टू द प्रोमिसर। अब ये क्या है कि वो ये क्या कहना चाहता है कि द एक्ट डन एट द प्रोमिसर डिजायर, कि कोई भी एक्ट जो प्रोमिसर की डिजायर से होता है मे ऑफ नो सिग्निफिकेंस और पर्सनल बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर। कि कोई भी अगर कोई एक्ट हो रहा है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर तो हो सकता है उससे प्रोमिसर को कोई पर्सनल बेनिफिट ना हो या जो प्रोमिसर है उसके लिए वो किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंस ना रखता हो। अब इस लाइन का क्या मतलब है? ठीक है, तो इट विल बी अ कंसिडर्ड अ गुड कंसिडरेशन। तो अब इस लाइन में थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आ गया कि यार ये क्या है कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब भाई डिजायर ऑफ प्रोमिसर के डिजायर पर अगर हमारा जो कंसिडरेशन है वो मूव होएगा तो ऑब्वियस है कि जो हमारा प्रोमिसर है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन अब हम ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक्ट डन एट द प्रोमिसर डिजायर मे ऑफ नो सिग्निफिकेंस और पर्सनल बेनिफिट टू द प्रोमिसर, कि उसका खुद का ही कोई बेनिफिट नहीं है और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसके लिए, फिर भी वो हमारा एक गुड कंसिडरेशन माना जाएगा। अब ये क्या है? तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल आप का चाट खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो आप गए चाट की शॉप पे या फिर वहाँ, हाँ, चाट का खाने का मन कर रहा है क्योंकि चाट खाने का ही ज़्यादा मन करता है। सो आप गए चाट की शॉप पे और वहाँ पर आपने ऑर्डर कर दिया भैया 1 प्लेट चाट बना दो। तो चाट वाले ने आपके लिए चाट बना दी। जैसे ही आप उसका चाट का मजा ले रहे थे तभी वहां पर क्या आ गया? एक बेगर आ गया। मतलब आप देखते होगे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, वो पैसे मांगते हैं आपसे। तो एक छोटा सा बच्चा आ गया, बेगर आ गया। उसने आपको बोला कि भैया मेरे को भी 1 प्लेट चाट खाना है। तो अब आपने कहा कि यार खिलाना चाहिए, गरीब बच्चा है। तो आपने चाट वाले को बोल दिया कि इसको भी 1 प्लेट चाट दे दो। ठीक है, तो आपने बोला 1 प्लेट चाट दे दो, तो चाट वाले ने उस बच्चे को, उस बेगर को 1 प्लेट चाट बना के दे दी। अब आपने अपनी चाट फिनिश करी और अब आपने 20 रुपए दिए चाट वाले भैया को कि भैया ये लो मेरी चाट के पैसे, और आप वहां से चलने लगे। फिर पीछे से चाट वाले ने कहा भैया ये क्या, आपने तो बस अपनी चाट के पैसे पे करे हैं, जो बैगर को आपने चाट खिलवाई थी उसके पैसे कौन पे करेगा? फिर आपने कहा कि भाई मैं क्यों पे करूं उसका? ठीक है, मैंने थोड़ी ना चाट खाई है, उस बेकर ने चाट खाई है। मैंने जो अपनी चाट खाई थी मैंने उसके लिए आपको पे कर दिए हैं 20 रुपीज। लेकिन अब आप बताइए क्या ये वैलिड है? इज दिस वैलिड थिंग कि भाई आपने चाट खाया और आप चल दिए, कि जो आपने बेगर को देने के लिए बोला था भैया को, उसके लिए आपको कोई कंसिडरेशन पे नहीं करना है? इज दिस वैलिड? नो, दिस इज नॉट वैलिड। बिकॉज आपके डिजायर पर, ठीक है, प्रोमिसर के डिजायर पर जो थर्ड पर्सन है उसने
उस पर्सन ने, ठीक है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर किसी जो कोई एक्ट करा है, जो चार्ट वाला है उसने किसकी डिजायर पर कोई एक्ट करा है, उस चार्ट वाले ने आपके डिजायर पर उस बेगर को चाट की प्लेट दी खाने के लिए। तो ये आपकी, अब आपको चाहे उससे कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे आपके लिए उसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है, बट वो फिर भी एक गुड कंसिडरेशन कंसिडर की जाएगी। आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसने जो एक्शन लिया है वो किसकी डिजायर पर लिया है, आपकी डिजायर पर, प्रोमिसर की डिजायर पर। सो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। सो मेरे डिजायर पर अगर कोई एक्ट होता है, कोई एक्शन होता है, चाहे उससे प्रोमिसर को कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई उसके लिए सिग्निफिकेंस है या नहीं है, फिर भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कंसिडरेशन। ये एग्जाम्पल याद रहेगा चाट वाला। तो इस पे वही है कि भाई आपने जो बेगर को चाट खिलाई उससे आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई आपके लिए उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, स्टिल आपको चाट वाले को वो उसके भी 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो चाट वाला है उसने एक्शन कैसे लिया है, आपके डिजायर पर। सो अब आई गेस इस लाइन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। The act done at the promiser desire may be of no significance or personal benefit to the promiser. It will considered as a good consideration. और हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो इस लाइन का मैंने मतलब आपको समझाया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, वही अब मैंने आपको ये बता दिया है, जैसे राम और श्याम था। तो राम, क्योंकि जो प्रोमिसर है उसकी डिजायर थी, ही वांट टू सेल हिज कार फॉर 5 लाख रुपीज। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर कोई भी कंसिडरेशन मूव होती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये क्या है भाई, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन किसकी डिजायर पर मूव होगी, प्रोमिसर की डिजायर पर। लेकिन अब इस पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंसिडरेशन may be moved at given by the promisee or any other person. That means the consideration does not need to be given by the promisee. It may come from any other person also. It is immaterial as to who furnished it. मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रोमिसर है उसी वही कंसिडरेशन पे करे, जो प्रोमिसी है उसकी डिजायर पर भी कंसिडरेशन मूव हो सकती है, और एनी अदर पर्सन, मैंने बताया था ना जब मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रही थी कि हम इस एनी अदर पर्सन पे अच्छे से बात करेंगे। सो इस पे हम इसका बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है चिन्या एंड रमाया का, ठीक है, चिन्या एंड राम्या। सो लेट्स सी क्या है इस एग्जांपल में। ये भाई चिनाया है, ठीक है, ये उसकी बूढ़ी माँ है, और ये हमारा रमाया है जो चिनाया का अंकल है। तो अब इसमें क्या था इस केस में कि एक चिनाया थी, उसकी मदर एडमिट थी, या यू कैन से कि क्लोज टू डेथ, मरने वाली थी। तो अब हमारी जो बेटी है, जो चिनाया है, उसने अपनी माँ को बोला कि भाई जो कि अब आप तो मरने वाले हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि भाई डॉटर बोले माँ को मरने वाली है, क्योंकि मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास ट्रांसफर कर दो। बट जो डॉटर थी उसने अपनी मदर को बोला कि भाई अब आपका तो कोई भरोसा है नहीं, कब चल बसो, तो जाने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। तो अब जो डॉटर थी, जो मदर थी, उसने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दूंगी, बट मेरी एक कंडीशन है। अब चिनाय ने बोला कि क्या कंडीशन है। मदर ने बोला मेरी कंडीशन ये है कि आपको अपने अंकल को एन्यूटी पे करनी पड़ेगी एवरी ईयर। ओके, तो
डॉटर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं अंकल को एवरी ईयर एन्यूटी पे करूँगी। अब ये एन्यूटी क्या होती है? एन्यूटी होती है बेसिकली आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है एवरी ईयर, एंड दिस इज फॉर लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम तक जो होता है। तो अब मदर ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी चिनाय को, और चिनाय ने एग्री कर लिया कि मैं एवरी ईयर एन्यूटी पे करूंगी अंकल को। सो अब क्या हुआ कि जो मदर थी, 1 साल 2 साल 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो अब जो मदर है वो तो नहीं रही। अब ये किन के बीच में बात रहेगी? जो डॉटर है, अब उसने क्या करा, एन्यूटी पे कर रही थी, वो हर साल पे कर रही थी। लेकिन उसने मदर की डेथ के बाद सोचा कि यार मदर तो है नहीं, ठीक है, जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो पर्सन तो है नहीं, तो मैं अंकल को क्यों एन्युटी पे करूं? ठीक है। तो फिर डॉटर ने मना कर दिया कि अंकल मैं आपको अब कोई अमाउंट पे नहीं कर रही, क्योंकि हम दोनों के बीच में अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि मैं आपको अब एन्युटी पे नहीं कर रही। प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसके नाम पे आ चुकी थी? डॉटर के नाम पे, और उसने मना कर दिया अंकल को कि अब मैं आपको एन्युटी पे नहीं करूंगी। फिर अंकल ने क्या करा? ऑब्वियस है, क्या करते हैं, केस फाइल कर दिया कोर्ट में। सो अंकल फाइल द केस अगेंस्ट हर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एन्यूटी। जो हमारे रमाया जी थे, उन्होंने चिनाय के खिलाफ केस फाइल कर दिया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एन्यूटी। अब जो हमारी डॉटर थी, उसने अब दोनों साइड से बातें हुई, तो अंकल ने बताया कोर्ट को कि भाई इसकी मम्मी ने जब इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, इसकी मदर ने जब चिनाय को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, तब उन्होंने कहा था कि लाइफ टाइम तक चिनाय को एन्यूटी पे करनी है मुझे। बट अब ये एन्यूटी पे नहीं कर रही। तो अब जो चिनाया है उसने कोर्ट को बोला कि सर मैं क्यों एन्यूटी पे करूं, बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माई अंकल। मेरे और मेरे अंकल के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मेरी मेरी और मेरी मदर के बीच में हुआ था। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगी और मैं अंकल को एन्यूटी पे करूंगी। बट अब मेरी मदर रही ही नहीं, अब जो प्रॉमिसर है वो रहा ही नहीं, तो मैं क्यों एन्यूटी पे करूं? क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके बीच में था? मेरा और मेरी मदर का था। मेरा और मेरे अंकल के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो मैं इनको एन्यूटी क्यों पे करूं? क्यों मैं उनको कोई कंसिडरेशन पे करूं? उस टाइम पर ये केस जब चला, तो हमारा कोर्ट की साइड से डिसीजन आया दैट कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब ये एनी अदर पर्सन कौन है? ये हमारे एनी अदर पर्सन अंकल जी हैं। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में था? मदर और डॉटर के बीच में। दैट यू कैन से प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट है वो किसको मिल रहा था? अंकल को। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन किसको मिल रही थी? अंकल को। ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेनिफिशियरी कौन था? हमारा अंकल। तो जो डिजायर, जो कंसिडरेशन है, that may also move at the desire of that other person, that other person is always in beneficiary, कि जिसको बेनिफिट हो रहा हो। क्योंकि जो जो हमारी डॉटर है उसको तो ऑब्वियस है प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बदले जो उनके बीच में डिसाइड हुआ था, प्रॉमिस हुआ था कि उन्हें कंसिडरेशन पे करती रहनी है, न्यूटी पे करती रहनी है अंकल को, तो वो अब उस चीज से बैकआउट नहीं कर सकती। Because consideration may move at the desire of promisee or any other person. So, in this case, in this case, ये केस आपको ऐसे एक्सप्लेन मिलेगा बुक में, दैट एन ओल्ड लेडी, ठीक है, वही हमारी मदर, गिफ्टेड हर इंटायर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर अंडर द कंडीशन। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी अपनी डॉटर को, अंडर द कंडीशन दैट शी वुड गिव एन्यूटी टू हर अंकल। Annuity means paying someone a fixed sum of money each year, typically for the rest of his life. शी एग्रीड टू पे एन्यूटी, ठीक है, वो एग्री कर लिया था उसने एन्यूटी पे करने के लिए। बट आफ्टर सम टाइम शी स्टॉप्ड
एंड फाइल्ड अ प्ली दैट नो कंसिडरेशन वाज मूव्ड बाय हर अंकल। उसने फिर मना कर दिया कि भाई मेरे और मेरे जो अंकल जी हैं उनके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, सिर्फ मैं उनको एन्यूटी पे करे जा रही हूँ, बदले में वो तो मुझे कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, उनकी साइड से तो कंसिडरेशन मूव हो ही नहीं रहा। बट जो उनकी साइड से जो कंसिडरेशन मूव होना था, वो तो ऑलरेडी जो प्रोमिसी है, ठीक है, जो मदर है वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जा चुकी है। सो द कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली एंड हेल्ड दैट इनडायरेक्ट कंसिडरेशन वाज ऑलरेडी मूव्ड बाय हर अंट, कि उसकी जो आंटी, उसकी जो मदर है, उसने ऑलरेडी कंसिडरेशन, इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मूव कर दिया है। सो द कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर, में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, may move at the desire of promisee or any other person। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे हमने नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडरेशन करी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि हैव डन, ठीक है, हैव डन, लेट मी शो यू दैट, कि हैज डन, डज, टू डू, अब्सटेन, अब्सटेन्ड, अब्सटेन। तो ये हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन हमारी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। So, the past, present, and future nature of consideration can be inferred from the definition of consideration as given under Section 2D of the Indian Contract Act. A past consideration क्या होती है? A consideration is called past consideration when the act is done before any promise is made. कोई प्रॉमिस करने से पहले, ठीक है, एनी प्रॉमिस इज मेड, या हमने आज कोई प्रॉमिस करने से पहले, ठीक है, मतलब जो कंसिडरेशन है वो अभी मूव नहीं हुई। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए रेंडर हिज सर्विस टू बी एंड बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹500 फॉर द सर्विस आफ्टर अ मंथ। ठीक है, ये होता भी है, हम ट्यूशन अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम अपनी सर्विस पहले देते हैं, लेकिन जो हमें अमाउंट होती है वो आफ्टर अ मंथ हमें मिलती है। ठीक है, जो ट्यूशन फी होती है वो जब हम 1 महीने तक पढ़ा लेते हैं उसके बाद वो हमें कंसिडरेशन मिलती है। तो जो एक्ट है वो पहले ही परफॉर्म हो गया, हमने जो स्टूडेंट है उसको 1 महीने तक पढ़ा दिया, उसके बाद वी गेट द कंसिडरेशन। सो दिस इज कॉल्ड द पास्ट कंसिडरेशन, कि हमने जो सर्विसेज थी वो हमने पास्ट में रेंडर कर दी, देन आफ्टर वी गेट द पेमेंट इन रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पास्ट कंसिडरेशन का। नेक्स्ट है व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंसिडरेशन, मतलब दोनों चीजें साथ हो रही हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैं बुक शॉप पे गई, मैंने कोई बुक परचेज करी और मैंने साथ के साथ उसकी पेमेंट कर दी, तो वो क्या हुआ कि मेरे को बुक, बिकॉज बुक इज कंसिडरेशन फॉर मी, मेरे को बुक मिल गई, और जो बुक सेलर है उसको मैंने अमाउंट पे करा, उसको भी कंसिडरेशन, दोनों जो प्रोसेसेस है वो क्या हुई, साइमल्टेनियसली। इसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहते हैं। जो हमारा पास्ट कंसिडरेशन है उसको हम यूनिलेटरल कंसिडरेशन कहते हैं, बिकॉज इसमें पहले एक की साइड से सर्विस दी जाती है, उसके बाद सेकंड पर्सन कंसिडरेशन मूव करता है अपनी साइड से। तो जो हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन है इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन, when a promise is made to do or abstain from doing something in future is called future consideration। मतलब कोई प्रॉमिस करा जाता है फ्यूचर में कोई काम करने के लिए, या फ्यूचर में किसी काम को ना करने के लिए, तो वो उसके लिए जो भी कंसिडरेशन मूव होते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर कंसिडरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। इट इज अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ए एग्री टू सेल बी 10 क्विंटल ऑफ व्हीट एट ₹10,000 व्हेन दे विल बी हार्वेस्टेड।
तो ए जो फार्मर था वो एग्री हो गया बी को अपना जो वीट है वो सोल्ड आउट करने के लिए, लेकिन जो अभी वो वीट है वो अभी उसकी कटाई हुई नहीं है। तो जब वो वीट की कटाई होगी तो पहले से ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पहले से ही प्रॉमिस कर दिया कि भाई आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फार्मर है वो किसको, बी पर्सन को अपना 10 क्विंटल ऑफ वीट सोल्ड कर दे। तो जो एक्ट है वो कब परफॉर्म होएगा, इन फ्यूचर, ठीक है। जब जो वीट है व्हेन दे विल बी हार्वेस्टेड, देन उसके बाद वो 10 क्विंटल वीट मूव होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। काफ़ी अच्छे से इन डिटेल हमने समझा पहले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ही हमारे ये थे जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, दैट कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कंसिडरेशन व्हेन वी पे और एग्री टू पे समथिंग टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, and in negative consideration when we try to abstain or forbearance from doing something at the wish of the promiser, that consideration is called negative consideration. Next point है हमारा consideration need, इट मस्ट बी रियल, सर्टेन और लॉफुल। कि जो भी हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो एक तो सर्टेन होनी चाहिए। अब सर्टेन से हमारा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार ठीक है मैं लैपटॉप तुझे सोल्ड आउट कर दूंगा, तुझे जो देना हो दे दियो, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं मेंशन करा है कि भाई मेरे को 10,000 दे दियो, 20,000 दे दियो। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि कंसिडरेशन कैसा है हमारा, अनसर्टेन। क्योंकि मैंने उनको उसको क्या बोला कि जो देना हो दे दियो, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू पे। तो ये हमारी कैसी कंसिडरेशन हो गई, अनसर्टेन कंसिडरेशन। तो इस टाइप की जो कंसिडरेशन है वो हमारी वैलिड इज नॉट द पार्ट ऑफ गुड कंसिडरेशन, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड हो जाएगा। सो कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ ए एग्री टू सेल इज कार टू बी, ए ने एग्री करा कि मैं भाई बी तेरे को अपनी कार सोल्ड आउट कर दूंगा एट वट एवर प्राइस ही वॉन्ट टू पे, जितना तू पे करना चाहता हो उतना पे कर दियो। सो इट इज एन अनसर्टेन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर उसने सर्टेनली बताया नहीं है कि वो कितना कंसिडरेशन चाहता है, ठीक है। कि उसकी भाई 5 लाख की कार सोल्ड आउट करना चाहता है, 2 लाख की करना चाहता है, 3 लाख की करना चाहता है, तो उसने कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं करी है। तो इस टाइप के जो अनसर्टेन कंसिडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे वॉइड हो जाते हैं। और इट मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। मान लो जो मैंने अगर, नॉट मी, ठीक है, ए पर्सन ने बी को प्रॉमिस करा, बी को कहा कि तुम मुझे ड्रग्स बेच दो, ठीक है, और मैं तुम्हें 10,000 रुपीज पर पैकेट पे करूंगा। तो अब जो ड्रग्स हैं वो क्या है हमारी, इलीगल। तो इसमें जो कंसिडरेशन है वो कैसी है हमारी, इलीगल कंसिडरेशन। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएंगे हमारे, वॉइड हो जाएंगे, बिकॉज दैट कंसिडरेशन इज नॉट द गुड कंसिडरेशन। और इफ ए प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000 टू ए टू बीट अप सी, ठीक है, बी ने कहा ए को कि भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम्हें सी को पीटना है, ठीक है। ये भी एक क्या है हमारी इलीगल एक्टिविटी है, ड्रग्स से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, किसी को पीटना, किसी को रिस्ट्रेन फ्रॉम द मैरिज। की भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगी, तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करनी, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, एक तरीके से रिस्ट्रेन कर रही हूँ फ्रॉम मैरिंग दैट गर्ल, दैट इज ऑल्सो एन इलीगल, ओके। तो these all consideration are not valid, not a good consideration, and that contracts are void. नेक्स्ट है हमारा, इट्स नॉट नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसमें अगर जो कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरीली बी एडिक्वेट, द लॉ प्रोवाइड दैट देयर शुड बी अ कंसिडरेशन फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने ये तो पढ़ा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा जब वहां पर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट नो कंसिडरेशन, नो
नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा माना ही नहीं जाएगा। इट मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। अब एडिक्वेट वर्ड से हम क्या बताना चाहते हैं, एडिक्वेट वर्ड का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल जो ए पर्सन है, या फिर जैसे मैं अपनी जो फ्रेंड है उसको, लैपटॉप की मेरी वैल्यू है 20,000, ठीक है, सेकेंड हैंड है बिकॉज, तो इसकी वैल्यू मार्केट में अगर मैं इसको सोल्ड आउट करने जाऊंगी तो इसकी वैल्यू है 20,000। लेकिन मैं इसको अपनी फ्रेंड को 2,000 रुपीज में बेच रही हूँ कि यार ये ले, तू 2,000 रुपये मेरे को दे दियो और मेरा लैपटॉप ले ले। तो अब ये जो 2,000 है, इज दैट एडिक्वेट अमाउंट फॉर द लैपटॉप? नॉट, बिकॉज जो 20,000 का लैपटॉप है उसको मैं 2,000 रुपीज में पे कर रही हूँ। तो अब जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस, बिकॉज कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है इफ देर इज फ्री कंसेंट ऑफ प्रोमिसर। क्योंकि जो मैं हूँ, मेरी फ्री कंसेंट है, मेरा मैं अगर फ्रीली 2,000 रुपीज में अपना लैपटॉप सोल्ड आउट करना चाहती हूँ, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड कंसिडरेशन। सो फॉर इंस्टेंट इसमें ए डिसाइडेड टू सेल हिज वीट प्रोड्यूस, ठीक है, अपनी जो वीट प्रोड्यूस है उसको, जिसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है 10,000, लेकिन वो 2,000 रुपए में बी को सोल्ड आउट कर देता है। तो such agreement will be deemed to be a contract if A has the free consent। because A ने किसी प्रेशर में आके, ठीक है, किसी डर की वजह से ये जो अमाउंट है इसको 10 से 2,000 नहीं करा है, वो उसकी फ्री कंसेंट है कि वो 10,000 के वीट प्रोड्यूस को 2,000 में बी को सोल्ड आउट करना चाहता है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट because that type of consideration is considered as good consideration। So guys, this is all about the consideration फॉर टुडे, बिकॉज इस चैप्टर में अभी काफ़ी कुछ बाकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। इसमें से भी आपके 2 to 3 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे फॉर द यूजीसी नेट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। एंड अगर आप, सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।